वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 2 तारीख हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी सभी स्टूडेंट्स को यही मैं कहूंगी कि अपनी पढ़ाई प्रॉपर जारी रखिए। बाकी ये हमारा ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ये है हमारे इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स। काला अजहर भारत में, महाराष्ट्र का आरटीई का कोटा, आशा, सरोगेसी और लैंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये 5 आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे सबसे पहला है काला अजहर। काला अजहर एक ऐसा बीमारी है जो कि मलेरिया के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा डेडली, मतलब सबसे ज्यादा घातक है, उससे सबसे ज्यादा मौतें होती है। ये डिजीज सैंड फ्लाइज जो होते हैं उनके थ्रू पहुंचता है, और अगर आप इसको नहीं ट्रीट करोगे तो इसकी आपकी जान जा सकती है। ठीक है। तो वैसे तो देखो, इंडिया ने काफी कोशिश करी है, और सभी ब्लॉक में प्रति 10,000 आबादी पर एक से भी कम मामले के लक्ष्य, ये जो है इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इंडिया ने इसका टारगेट भी काफी हद तक कंप्लीट करा है। अगर मैं नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज की डेटा के हिसाब से बात करूं तो हमारी, देख सकते हो, काफी कम भी हुई है। तो काला अजहर को मिटाने में इंडिया का काफी बड़ा योगदान रहा है। काला अजहर को मिटाने का पहले टारगेट हुआ करता था 2010, फिर 15 हुआ, 17, और अब 20 हो गया है। ठीक है। तो काला अजहर, इंडिया जो है वो कोशिश में लगा है काला अजहर जैसे बीमारी को हटाने के लिए। डब्ल्यूएचओ भी यहाँ पर जो है वो हर एक कंट्री को सर्टिफिकेट देता है कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ठीक है। पहले डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स वेरीफाई करेंगे डेटा को, अगर वो श्योर होते हैं तभी सिर्फ ये चीज हटाई जा सकती है, वरना वो चीज फिर, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि हम लोग काला अजहर मुक्त हो गए हैं। ठीक है भाई। तो काला अजहर एक डिजीज है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसे डर्मल लिशेनिया भी कहते हैं। स्किन में जो है बहुत जबरदस्त पैचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलता जाता है। और हेल्थ सेंटर्स इसके बहुत सारे नहीं बने हुए, डायग्नोस्टिक किट्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। पहले तो मतलब ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। इसे ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। तो ये है हमारा काला अजहर, विस्करल लिशेमिया जिसे कहा जाता है, ब्लैक डिजीज के नाम से ये जाना जाता है। इंडिया ने स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ट्रायोमा, इन सबको भी काफी ज्यादा हटाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लिया। मलेरिया को जैसे हटाने के लिए सबसे ज्यादा स्टेप्स आज तक लिए गए हैं। मलेरिया के ऊपर तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, पोलियो पे भी बहुत पुराने से चल रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिया ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, ताकि जो भी ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम यहाँ पर रिड्यूस कर सके। ठीक है भाई। चलिए, ऐसे ही हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा आरटीई कोटा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे क्वेश्चन है नेक्स्ट। आरटी तो आपको पता ही है, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को यहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आरटीई जो है उसको पूरी तरीके से नियमों को पारित करते हुए महाराष्ट्र ने भी इसको लागू कर दिया है। इन्होंने ये बोला है कि निजी स्कूलों में ये सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा 1 से भर्ती होने वाले छात्रों में 25% छात्र कौन से हैं, वंचित और पिछड़े वर्ग में आती है। ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा है। नए रूल के हिसाब से 25% आपको वीक जो सेक्शन होते हैं, डिसएडवांटेज वीकर सेक्शन, उनको आपको यहाँ पर एजुकेशन देनी ही पड़ेगी, फ्री और कंपलसरी। और जो भी उनके स्कूल होंगे, और अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो वो उनके घर के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में ही होनी चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों को भी यही बोला गया है। ठीक है। मतलब वही है कि नेबरहुड वाले बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में यहाँ पर एडमिशन उनको दिया जाएगा। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ता तो वहां पे ऐसा दायरा रखा जाएगा। तो ये चीज है। यहाँ पर कर्नाटका भी लेके आया था 2018 में। ठीक है। ताकि हर बच्चे को हर जगह में आसपास ही, यहाँ पर अपने नेबरहुड में ही जो है वो एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो। तो वही चीज यहाँ पर भी महाराष्ट्र ने भी लेकर के आई है। महाराष्ट्र में उन्होंने यहाँ पर
जो है इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज एसोसिएशन ने 1800 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान का हवाला देते हुए दिसंबर में आरटीई प्रवेश का बहिष्कार करने की काफी ज्यादा मंशा व्यक्त की थी। ठीक है, तो था उस समय ये चीज, लेकिन अब ये चीज यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हो गई है। ठीक है, और ये जो है, जो प्राइवेट के अनएडेड स्कूल है उन्होंने इस चीज को कुछ भी दिक्कत नहीं रखी है। ये आरटी एडमिशन उन्होंने इस चीज को गुड माना है। ये गुड मूव है, ये एक तरीके से अच्छा कदम उन्होंने यहाँ पर माना है 25% रिजर्वेशन का, ताकि एक एजुकेशन फॉर ऑल का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर फिलअप किया जा सके। तो राइट टू एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21A में भी लिखा हुआ है, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था। साथ ही साथ ये बोला गया था कि आर्टिकल 51 में जो है पेरेंट्स या फिर गार्जियंस की ड्यूटी है अपने बच्चों को स्कूल भेजना, वही आर्टिकल 45 में गवर्नमेंट की ड्यूटी बना दी गई थी। तो डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, तीनों कॉन्सेप्ट में ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। आरटीई, अब इसमें ये भी बोल दिया गया कि 25% रिजर्वेशन रहेगी ही रहेगी। ठीक है भाई। आरटीई हमारी की पहली रिपोर्ट जो है राणा मूर्ति कमेटी लेके आई थी 1990 में। उसके बाद उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में यहाँ पर आर्टिकल 21 में इसको ऐड करने की बात की गई थी। और फाइनली जो है ये वाला पूरा का पूरा जो पॉइंट है, ये तपस मजूमदार कमेटी के कहने पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया, जिससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस होते हैं ना, उनको यहाँ पर भारत में मुफ्त शिक्षा के लिए ऐड कर दिया, और जो भी उनकी अप्रोप्रिएट क्लास है, उनकी जो एज है, उस हिसाब से उनके लिए प्रॉपरली ये चीज ऐड कर दी गई। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए आरटीई के बारे में। वही अगला आर्टिकल है आशा इनिशिएटिव। आशा इनिशिएटिव आप लोग जानते हैं, आशा वर्कर्स भी जानते हैं। अब आशा वर्कर्स जो है हेल्थ केयर में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट फिर भी उनका यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई उनकी जो सैलरी है वो कम है, हेल्थ रिस्क बढ़ते जा रहे हैं और बर्डन ऑफ वर्क वो बढ़ता जा रहा है। आशा जो है, जिसकी फुल फॉर्म है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, रूरल एरियाज में इंडिया की हेल्थ केयर का सबसे बड़ा पिलर जो है वो आशा वर्कर्स ही है। तो आशा वर्कर्स जो है, जो कि इंडिया की हेल्थ स्कीम का सबसे बड़ा काम देखते हैं, ट्रिपल शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंडर पेमेंट है। और सबसे बड़े हेल्थ केयर रिस्क है अनीमिया, माल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस में आना, अनीमिया, कुपोषण जैसी चीजों में, मतलब काम का बोझ उन पे बहुत ज्यादा है। तो आशा वर्कर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर जो है लिंग, जाति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के रूप में जो चुनौतियां वो फेस करनी पड़ती हैं, और उनको जितने भी उनके एफर्ट्स है उसके लिए वो अंडर वैल्यू रह जाते हैं। मतलब कि जो भी उनका काम है उनको उससे ज्यादा प्रेज नहीं मिलता है, क्योंकि उनके काम में इकोनॉमिकली, फिजिकली, साइकोलॉजिकल तीनों तरीके की चीजें आती है, बट फिर भी उनके काम में उतना ज्यादा उनको प्रेज नहीं मिलता है। ठीक है, अपना जिनका जो काम है वो सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं, करती हैं सारी वर्कर्स, और मील्स जो उनको मिलती हैं वो समय पर तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो 50% जो आशा वर्कर्स हैं वो ना तो ढंग से सो पाते हैं, ना ही ढंग से खा पाते हैं। ठीक है, और उनकी ड्यूटीज जो है वो बार बार ही, कभी उनको वैक्सीनेशन का करवाना हो, डेटा फिलअप करवाना हो, हेल्थ के काम करवाने हो, तो ये सब उनको दे दे दिया जाता है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके पास है, फिर भी उनको कोई भी सपोर्ट ना मिलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, मौसम कैसा भी हो, फिर भी उनको ड्यूटी वगैरह वहां पे करनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मॉनेटरी बेनिफिट्स ना मिलना। ठीक है, उनको जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उनको जो सैलरीज होती हैं वो भी प्रॉपर टाइम से नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, जो कि मिलना चाहिए उनको टाइम से। ठीक है, जो भी उनका अपनी खुद की जो जरूरतें हैं खाने पीने की, वो एटलीस्ट उनको सरकार से ही मिलनी चाहिए, उनको अपनी अपनी खुद की पॉकेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल की जो सीजीएचएस स्कीम है उसमें इनको इंक्लूड करवाना चाहिए। ठीक है भाई, आशा वर्कर्स को उनके अब्यूज हरासमेंट के जो केसेस हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाने चाहिए। अगर ऐसा कोई भी केस निकल के भी आता है तो सरकार को उसके लिए पूरी कड़ी से कड़ी सजा रखनी चाहिए। तो इंडिया की आशा जो है वो आशा वर्कर्स हैं, तो उस आशा पे जो है कड़े से कड़े इंतजामात होने चाहिए, ताकि आशा वर्कर्स को हेल्प की जा सके। फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए, सैलरी फिक्स होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उनकी प्रॉपर सैलरी रखनी चाहिए, ताकि वो लोग भी कैपेसिटी बिल्डिंग में अच्छा खासा सहयोग कर सकें। ठीक है भाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आशा वर्कर्स का ये एक पूरा काम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट्स। और जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है,
वो सब स्टॉप करना, ये सब चीजें जो है वो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल आता है सरोगेसी पे। आपको पता है सरोगेसी जो है एक तरीके का ऐसा होता है कि एक फीमेल जो है वो अपने एग्स किसी और में इम्प्लांट हो जाते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि मेल के स्पर्म किसी और फीमेल में इम्प्लांट होके वो आगे उनको जो है वो एक तरीके से जो है ना एक सहायक प्रजनन हो जाती है। ये तो सरोगेसी इसमें कहते हैं, जिसमें आप डोनर एग्स या डोनर स्पर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोला गया था मार्च 2023 में, इसमें पहला संशोधन किया गया था जिसमें डोनर गैमेट्स का यूज बैन कर दिया गया था। इसमें ये बोला गया था कि ओल्डर वुमेन, जो महिलाएं जिनकी उम्र ज्यादा है, वो यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्स की क्वालिटी विद टाइम डिग्रेड होती जाती है। डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे जो यूज करते हैं ये पूरा, इसमें आफ्टर 45 ईयर्स की एज में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सिंगल वुमेन भी अगर आप किसी सरोगेसी में देना चाहते हैं सिंगल वुमेन का, लेकिन वो तभी जब वो डिवोर्स्ड है या विडो है। ठीक है। तो ये प्रोविजंस जो है, एक अनमैरिड वुमेन 44 ईयर्स की थी, उन्होंने यहाँ पर चैलेंज करे। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई LGBTQ लिव इन कपल सिंगल पर्सन अगर ये चीज चाहें तो क्यों नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो बस बेसिकली यहाँ पर ये एक केस चला था। तो बस देखो, सरोगेसी उन्हीं विमेन के लिए होती है जो कि जिनका यूटेरस जो है वो मिसिंग है या एबनॉर्मल है, या फिर उसको रिमूव करना पड़ा ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है। जो कि कंसीव नहीं कर पाई है, IVF के थ्रू भी नहीं हो पाया है, प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी है, उसी केस में किया जा सकता है। तो IVF के स्पेशलिस्ट ने भी यहाँ पर बोला है कि भाई, मतलब कुछ IVF स्पेशलिस्ट ने ऐसा कहा कि ये डिसीजन सही है। ठीक है। तो सरोगेसी भाई वही है कि एक महिला जो है वो अ, किसी और जोड़े के लिए पूरा जो है बच्चे को जन्म देती है। ठीक है भाई। एक तो होती है सरोगेसी जिसे हम कहते हैं एल्ट्रूस्टिक, जिसमें कोई भी चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ की कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता। एक होती है कमर्शियल, जो पैसों के लिए महिलाएं यहाँ पे कर सकती हैं, मतलब इसमें नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, उनको जरूरत होगी इसलिए वो इस तरह की चीज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके की दो सरोगेसीज यहाँ पे रहती हैं। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो पता होना चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन भी है इसके लिए। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जिसमें इंडस्ट्री और सरोगेट्स और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। कमर्शियल सरोगेसी को बैन करके सिर्फ एल्ट्रूसिक सरोगेसी ही होनी चाहिए। सरोगेसी इंडिया आगे आने वाले समय में, मतलब पहले भी बना था, 2012 में इंडिया सरोगेसी कैपिटल बन गया था। ठीक है। तो इस तरीके से हुआ था, कमर्शियल सरोगेसी को बैन करने की यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो बात हुई थी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये सरोगेसी जो है वो एक चैलेंज भी है, एक क्रिटिसाइज भी इसको काफी ज्यादा किया जाता है। तो ये आप लोगों को पूरा एक आर्टिकल क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसमें काफी सारी बातें की गई थी कि भाई ये सब पॉइंट्स जो है उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में लर्न करने थे। ऐसे ही हम लोगों का नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल आता है लैंड मैनेजमेंट के इम्पेरेटिव्स। लैंड मैनेजमेंट यहाँ पर क्या चीज है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं। काफी ज्यादा डिस्कशंस और कन्वेंशंस यहाँ पे हुई हैं। आपको पता है लैंड में सिंगल एक चीज नहीं होती, मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ लैंड डिग्रेड काफी ज्यादा आज के टाइम पे होते जा रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन जो है उसकी वजह से हमारी इंडिया में करीब 6 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो डिग्रेड होती गई है। ठीक है। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में हुई है। COP14 जब दिल्ली में हुआ था तब भी इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया था। और ये बोला था कि लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, लॉन्ग टर्म एक्शंस काफी जरूरी हैं अगर हम इसको ओवरकम करना चाहते हैं। तो इंडिया, जिसमें 2.4% ही वर्ल्ड की जोग्राफिकल पॉपुलेशन जो है 17% का, मतलब 2.4% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन 17% है, जिसमें यहाँ पर लैंड मैनेजमेंट के काफी चैलेंजेस होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लोग शहरीकरण पे बहुत ज्यादा मूव करते जा रहे हैं। इस वजह से लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। लैंड का ओवर यूज होने की वजह से लैंड पे प्रेशर पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स के बीच में
एग्रीकल्चर के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आज के टाइम पे इंडिया की जो एक पूरी लैंड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। कल्चरली लैंड जो है वो ओनर देखते हैं, लैंड यूज कैसे करना है वो भी यहाँ पर ओनर देखते हैं पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए ये बोला गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए, ताकि सारे फार्मर्स, लैंड को मैनेज करने वाले पॉलिसी मेकर, सिविल सोसाइटी, बिजनेस लीडर, सबको एक साथ मिलकर के लैंडस्केप तैयार करने की जरूरत है। लैंड को मैनेज करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। साइंस भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा। सारी की सारी यहाँ पर जो कंपनीज है वो भी पूरा पूरा यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। यूके गवर्नमेंट भी यहाँ पर बता रही है कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेल हो जाती हैं, इसलिए इसमें अभी से ही ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है। चलिए आज की क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन 9 आइसोटोप के ऊपर है। नाइट्रोजन 9 आइसोटोप क्या है? ये एक तरीके का, आप जो अगर स्टेटमेंट इसकी अच्छे से रीड करो जो लिखी हुई है सामने, नाइट्रोजन टाइप 9 नंबर का, जिसमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि ये कह सकते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक लिखी है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो होती है, जिससे आइसोटोप की स्टेबिलिटी के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो ये था आपका एक इस तरीके की चीज जो कि आपको पता होना चाहिए। हाई प्रोटॉन लो न्यूट्रॉन वाली प्रोटोकॉल हो गया इसके अंदर। 7, वैसे देखो मोस्टली नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर एक 2 न्यूट्रॉन्स का वेरिएंट भी यहाँ पर देखने को मिला है, जिसे नाइट्रोजन 9 आइसोटोप जाना जाता है। आप पढ़ सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी है। सेकेंड, ये अनयूजुअल है बिकॉज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 एंड 2 ये कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। नाइट्रोजन 9 का जो प्रोटॉन प्रोटॉन का कंटेंट है वो लेस स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा एक होता है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल के रूप में काउंट किया जाता है, बिकॉज यूजुअली ये 7 के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से स्टेबल रहता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन 9 अनयूजुअल प्रोटॉन और अनयूजुअल तरीके से रहता है, जिसमें हाई प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो होती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी थ्रेशोल्ड जो होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब से देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है आईआईटी गुवाहाटी और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो। ठीक है, इन्होंने जो डिस्कवरी करी है उसी के ऊपर है ये। और आज का जो क्वेश्चन है वो नाइट्रोजन 9 के ऊपर है, मेंस वाला। तो नाइट्रोजन 9 है, आप बेसिकली आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चंस देख लीजिए। टीम जो है पूरी आईआईटी की, इन्होंने जो पूरा डिसाइड करा है, इनकी डिस्कवरी में पोलराइज्ड एमिशंस जो है वो देखे गए हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर। इन्होंने एक्सरे पोलरीमीटर लिया था ताकि ये बाइनरी स्टार सिस्टम को समझ पाए, जिसमें ब्लैक होल और मैसिव स्टार्स देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीजें जो है नासा के एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर के टाइम पे भी देखा गया है। तो वही चीज यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी काफी ज्यादा डिस्कवर करी है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, इसको नोट्स में ऐड कर लेना, लिख लेना इन सभी पॉइंट्स को। जहां कहीं भी आप अपने नोट्स बनाते हो ये सब लिखने हैं। डेली के करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, वीकली के फॉलो करोगे, और फिर उसको रिवीजन करोगे मंथली में। और एट लास्ट आते आते आप लोग एक और वीडियो देखोगे जिसे हम कहते हैं प्लेसेस इन न्यूज। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पे अपलोड होती है। ठीक है, जिसमें आप ये वाली भी वीडियोस को कवर अप करने वाले हो। तो ये वाले आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को कवर करनी है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।